नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के क्रम में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी लगभग 26 वर्ष का शासनकाल रहा है। जितना लंबा शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का रहा है, उतना ही अधिक विवादास्पद भी ये रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, वे सभी योजनाएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन तत्कालीन समय उनका अनुकूल नहीं था। इस कारण वे योजनाएं विफल साबित हुई। हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। इसी कारण ये बहुत ही विवादास्पद सुल्तान भी माना गया है। मार्च 1325 ईस्वी में जौना खां सुल्तान के सिंहासन पद पर आरूढ़ हुआ। हमने देखा था कि जौना खां इसका नाम था और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की षड्यंत्रपूर्वक हत्या, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कराट भवन में के नीचे दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और इस षड्यंत्र के लिए जौना खां या उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार माना गया था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासनकाल में जितने भी सुल्तान हुए हैं, हमने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा विवादास्पद यदि कोई सुल्तान था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। यदि इतिहास में इसका स्थान निर्धारण करना चाहें तो इसके व्यक्तित्व के बारे में सही कहना बड़ा मुश्किल है। अधिकांश इतिहासकारों ने इसे विभिन्न उपाधियां दी है। जैसे एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा है। इसके अलावा अन्य जो इतिहासकार हैं, उन्होंने किसी ने उसको अव्यावहारिक आदर्शवादी कहा है, किसी ने विरोधों का सम्मिश्रण कहा है, अपूर्व प्रतिभाशाली किसी ने कहा है, परोपकारी, रक्त का प्यासा, प्रजा पीड़क यानी प्रजा का उत्पीड़न करने वाला, जैसी अनेक उपाधियाँ मोहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। अतः उसका व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत ही दुष्कर कार्य है। यह अवश्य है कि वह अपने समय के प्रकांड विद्वानों में से एक था। कुशाग्र बुद्धि थी, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति थी, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की विभिन्न शाखाओं से वो परिचित था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें व्यावहारिक निर्णय क्षमता या सामान्य बुद्धि का अभाव था। वह अपने सैद्धांतिक ज्ञान के प्रभाव में रोज़ नई योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था, लेकिन इन योजनाओं की क्रियान्विति व्यावहारिक रूप में हो पाएगी कि नहीं, इस बात से वो अनभिज्ञ रहता था। यद्यपि उसकी योजनाओं के पीछे ठोस सिद्धांतों का बल होता था, सैद्धांतिक रूप से बहुत ही स्वीकार्य भी होती थी, परंतु व्यवहार में वो विफल हो जाती थी, क्योंकि तात्कालिक जो परिस्थितियां थी वो इन योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल नहीं थी। इसी कारण कई इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपने समय से आगे का सुल्तान भी कहा है, क्योंकि उसकी बहुत सारी योजनाएं थी जो कालांतर में सही भी साबित हुई, लेकिन उस समय की परिस्थितियां उन योजनाओं को लागू करने के अनुकूल नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी के बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, जिनसे इसके कालक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें बरनी का प्रशंसनीय इतिहास है, शम्स-ए शिराज अफ़ीफ़ का तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, सुल्तान फ़िरोज़ बिन रजब की आत्मकथा है फुतुहात फ़िरोज़ शाही, अबुल मुल्क मुल्तानी का मुनशाहत माहरू, अमीर खुसरो का तुगलकनामा, याह्या बिन अहमद सरिंदी का तारीख़ मुबारक शाही और इब्न बत्तूता का जो यात्रा वृतांत रहला के नाम से जाना जाता है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण है।
इब्न बत्तूता के बारे में सामान्यतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि अफ्रीका का निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और 1342 ईस्वी तक दिल्ली का काजी रहा था। कालांतर में उसे चीन का राजदूत बना करके भेज दिया गया था, चीन में राजदूत बना करके भेजा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी जो असफल हुई, उनको हम यदि देखना चाहें तो सबसे पहला जो योजना उसके द्वारा लागू की थी वो था आय व्यय का लेखा तैयार करना। क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक राज सिंहासन में बैठता है तो उसका उद्देश्य रहता है कि समान राज्य में एक सी राजस्व व्यवस्था लागू की जाए और आय के स्रोत बढ़ाए जाएं, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जाए। इस दृष्टि से वो स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय के समान शासन का ब्यौरावार अभिलेख को देखने में व्यस्त हो गया। शासन और उनके साथ ही वो ब्यौरेवार अभिलेख देखने लगा। सर्वप्रथम उसने प्रांतों के आय और व्यय का लेखा तैयार करने का आदेश दिया। उद्देश्य, जैसा कि अभी बताया, कि वह समान राजस्व व्यवस्था लागू करना चाहता था, लेकिन इस दिशा में ज़्यादा काम वो नहीं कर पाया। दूसरा जो सुधार उसके द्वारा करने का प्रयास किया गया, जो योजना लागू करने की होती, दोआब में कर में वृद्धि। उसने गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र था, जो दोआब क्षेत्र था, वहाँ पर कर बढ़ा करके 50% कर दिया और कुछ पुराने कर जो थे जिनको वसूला नहीं जा रहा था उनको भी पुनर्जीवित कर दिया और लागू कर दिया। अब सुल्तान की यह योजना, उद्देश्य अच्छा था कि वह चाहता था कि राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हो, लेकिन यह असफल सिद्ध हुई क्योंकि इसको लागू करने का समय ठीक नहीं था। जिस समय ये कर बढ़ाया गया उस समय अकाल का प्रकोप था, भयंकर दुर्भिक्ष हो रखा था। ऐसी स्थिति में खेत बर्बाद हो गए थे, किसान अपने खेत छोड़कर भाग गए थे, तो करों की वसूली कैसे हो पाती। और सबसे ज़्यादा इस योजना की विफलता का कारण यह भी रहा कि अकाल का ख्याल किए बिना राज्य के अधिकारियों द्वारा कठोरता से करों को वसूलने का प्रयास किया जाने लगा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात की जानकारी हुई, अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उसने कुछ सुधार भी लागू करने का प्रयास किया कृषि के क्षेत्र में। जैसे उसने तकावी ऋण वितरित किए किसानों को, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाने लगा, राज्य के प्रत्यक्ष सहयोग से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना आदि बहुत सारे सुधार उसने लागू किए। परंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जो इसके सुधार किए गए, इससे ना तो खेतों में हरियाली लौट पाई, ना ही ऋणों की वसूली की जा सकी, क्योंकि जो ऋण किसानों को दिए गए थे वो किसानों ने उन ऋणों का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों यानी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में कर दिया था। उन ऋणों का सही जगह पर प्रयोग नहीं हुआ था। इसके कारण से इन ऋणों की भी वसूली नहीं हो पाई राज्य के द्वारा। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसे कृषि विभाग कहा गया, और इसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही का प्रमुख जो कार्य था वो था राज्य की तरफ से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाए, लेकिन उसका यह प्रयोग भी असफल सिद्ध हुआ। कारण इसके निम्नलिखित रहे। पहला कारण यह रहा कि प्रयोगात्मक रूप से जो उपजाऊ भूमि थी, जो चयनित क्षेत्र था, वहाँ उपजाऊ भूमि नहीं थी, यानी स्थान ही गलत चुन लिया गया जहाँ पर इस योजना को लागू किया जाने लगा था। दूसरा, क्योंकि नवीन प्रयोग था, सफलता के लिए ज़रूरी था कि राजा स्वयं इस पर ध्यान रखे, कुछ ध्यान दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त जो योजना के लिए धन निर्धारित किया गया था उसका भी बहुत दुरुपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त एक मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत ही बड़ा प्रयोग था राजधानी परिवर्तन। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले जाने का निर्णय किया। इस निर्णय के पीछे उसने बहुत सारे कारण बताए। जैसे सर्वप्रथम दौलताबाद था राज्य के केंद्र में स्थित था
और वहाँ से साम्राज्य के सभी भागों पर प्रभावी नियंत्रण रखना संभव था। दूसरा, दक्षिण पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली को राजधानी बना करके नहीं रख पा रहा था। यह एक योजना का एक प्रमुख कारण था। तीसरा, दिल्ली पर जो बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, इसके कारण तुगलक इसे असुरक्षित समझता था, जबकि दौलताबाद जो था वो मंगोल आक्रमणों से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान था। राजधानी परिवर्तन का यह प्रयोग भी असफल रहा। कारण इसके ये रहे कि दौलताबाद को द्वितीय राजधानी बनाया जा सकता था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने न सिर्फ प्रशासनिक कार्यालय वहाँ पर दिल्ली से दौलताबाद की ओर भेजे, बल्कि दिल्ली निवासियों को भी दौलताबाद प्रस्थान की आज्ञा दी। अब दिल्ली से दौलताबाद की दूरी को देखते हुए और भयंकर गर्मी को देखते हुए ये योजना बहुत ही अव्यावहारिक थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली से जिस प्रकार दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना मुश्किल था, उसी प्रकार दौलताबाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। मोहम्मद तुगलक को जल्दी इस भूल का एहसास हो गया, क्योंकि दिल्ली से मंगोलों की गतिविधियों पर सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जा सकती थी, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी था कि दिल्ली केंद्र में रहे। वस्तुतः उत्तर पश्चिमी सीमा से जो आक्रमण होते थे, जो विदेशी आक्रमण होते थे, वह हमेशा से ही भारतीय शासकों के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती रहे थे, जिनका सामना दौलताबाद को केंद्र बना के किया जाना संभव नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक आम जनता के भावों को भी नहीं समझ पाया। सामान्यतः पैतृक स्थान के प्रति लोगों का एक भावनात्मक संबंध होता है, एक लगाव होता है, और सामान्य परिस्थिति में कोई भी अपने पैतृक निवास को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। दिल्ली के निवासी भी इसके अपवाद नहीं थे, और यही कारण था कि जो लोग दौलताबाद पहुंच भी गए, वे लोग निर्वासितों की तरह अत्यंत वैराग्य एवं कष्ट में परलोक सितारे। स्टेनले लेनपुल नामक इतिहासकार ने तो दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मृति चिन्ह की संज्ञा भी दी है, कि यह तो गुमराह शक्ति का स्मृति चिन्ह है, यानी वह शक्ति जो गुमराह हो गई थी, अपने सैद्धांतिक ज्ञान के प्रभाव में अजीब योजनाएं बना रही थी और उसको लागू कर रही थी। इसी की एक योजना थी कि राजधानी का परिवर्तन किया जाए, और यही दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मृति चिन्ह था। उपरोक्त कारणों से तुगलक को फिर से राजधानी दिल्ली बनाने की आज्ञा जारी करनी पड़ी। धन्यवाद।